सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम देने के लिए गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर यानी मुल्क में डॉलर्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। इस वक्त डॉलर ही बैनुल-अक़वामी तिजारती करेंसी है। किसी भी मुल्क पर डॉलर्स की बरसात उस वक्त होती है जब वो दुनिया को अपनी सर्विसेज फराम करके एक्सटर्नल इनफ्लोज हासिल करें। इन सर्विसेज में हेल्थ है, एजुकेशन है, टेक्निकल और IT सपोर्ट और लीगल सर्विसेज भी शामिल हैं। फाइनेंशियल इनफ्लोज का दूसरा तरीका बैरूनी सरमायाकारी है। गैर मुल्की और बैरूनी सरमायाकारी उस वक्त होगी जब मुल्क में कारोबार के लिए साजगार और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का माहौल होगा, या फिर गैर मुल्की कंपनीज यहाँ सरमायाकारी करेंगी। इस साजगार माहौल में अमन व अमान की सूरत हाल, कम कीमत पर बिजली और गैस की बिला तातुल फरामी, टैक्स मुराद भी शामिल हैं, जिसके जरिए गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब किया जा सकता है। जुलाई से अक्टूबर के दौरान गैर मुल्की सरमायाकारी के नतीजे में $904 मिलियन के फाइनेंशियल इनफ्लोज पाकिस्तान ने हासिल किए हैं, जो गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में 32.4% ज़्यादा हैं। बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों से हासिल किए गए कर्जे भी एक्सटर्नल इनफ्लोज हासिल करने का एक अहम जरिया है। मल्टीलैटरल, बायलैटरल, बैनुल-अक़वामी तिजारती बैंक्स और बॉन्ड्स की सूरत में आने वाले इनफ्लोज $729 मिलियन रहे हैं, जबकि जुलाई से अक्टूबर 2023 तक ये $1315 मिलियन के पॉजिटिव नेट इनफ्लोज थे। IMF की जानिब से स्टैंड बाई फैसिलिटी मिलने के बाद कर्जों की आमदनी में ज़बरदस्त इजाफा हुआ था। इक़्तिसादी उमूर डिवीज़न ने बैरूनी फाइनेंसिंग से मुतालिक एक रिपोर्ट जारी की है। उसके मुताबिक माली साल के पहले 4 माह में पाकिस्तान को $1 अरब 72 करोड़ मौसूल हुए। सालाना हदफ के मुकाबले में जुलाई तक अक्टूबर सिर्फ 8.88% फंड्स ही हासिल हो सके हैं। रवा माली साल बैरून मुल्क से मजमूई तौर पर $19 अरब 39 करोड़ मिलने का तखमीना लगाया गया था। दस्तावेज के मुताबिक जुलाई तक अक्टूबर मजमूई तौर पर $2 अरब 72 करोड़ की बैरूनी माली मुआवनत भी मिली है। पाकिस्तान को इस दौरान मुख्तलिफ ममालिक से $25 करोड़ 98 लाख हासिल हुए हैं और दीगर आलमी मालियाती इदारों ने पाकिस्तान को $72 करोड़ से ज़ायद फराम किए हैं। इक़्तिसादी उमूर डिवीज़न के मुताबिक पाकिस्तान ने जुलाई से अक्टूबर तक $20 करोड़ का कमर्शियल कर्जा भी हासिल किया है। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल में $9 अरब के दोस्त ममालिक के डिपॉजिट्स में तोसी मिलने का भी इम्कान है, जिसमें सऊदी अरब के 5 और चीन के $4 अरब के डिपॉजिट्स शामिल हैं। वर्ल्ड बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक और इस्लामी तरक्याती बैंक की जानिब से आमदनी का हदफ $4,578 मिलियन रखा गया था, जो रवा माली साल की पहली तिमाही के दौरान सिर्फ 10.6% तक महदूद रहा। यानी हुकूमत सिर्फ $483 मिलियन ही हासिल कर सकी है। इस वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास $11 अरब से ज़ायद गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर मौजूद हैं। सितंबर में जारी होने वाले IMF अमले की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के लिए माली साल 2024-2025 की एक्सटर्नल फाइनेंस की ज़रूरत को $18,813 मिलियन रखा गया था, जो करंट फिस्कल ईयर की बैरूनी आमदनी की कम सतह के बाइस नाकाबिले हुसूल नजर आ रहा है। पाकिस्तान IMF से सबसे ज़्यादा कर्ज लेने वाले ममालिक में से एक है। टॉप 100 ममालिक में अर्जेंटाइन, यूक्रेन और मिस्र के बाद पाकिस्तान का चौथा नंबर है। माशी माहिरीन के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स और कम से कम इम्पोर्ट्स ही मुल्क को तरक्की दिलवा सकती हैं। लेकिन ये होगा कैसे? ये उस वक्त होगा जब मुल्क में वो चीज़ें बनाई जाएं जिसकी दुनिया भर में मांग हो और बेहतर क्वालिटी में मौजूद हो। फिर हर मुल्क चाहेगा कि पाकिस्तान से ही तिजारत की जाए, जिसकी अदायगी डॉलर्स में होगी और मुल्क में डॉलर्स आएंगे। लेकिन हम एक ज़रई मुल्क होने के बावजूद अजनास इम्पोर्ट करके खाते हैं। माली साल 2024-2025 की पहली तिमाही में मुल्की एक्सपोर्ट्स में 8.6% की ग्रोथ हुई। मुल्की एक्सपोर्ट्स में सबसे बड़ा इजाफा चावल की एक्सपोर्ट की वजह से हुआ है। लेकिन टेक्सटाइल सेक्टर में ज़्यादा पोटेंशियल होने के बावजूद टेक्सटाइल सेक्टर की कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन रही है, जिसकी ग्रोथ सिर्फ 5.1% रही, जबकि पाकिस्तान के पास मौका था। पाकिस्तान और बांग्लादेश की एक मुश्किल इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल से फ़ायदा उठा सकता था। दूसरी जानिब मुल्क की इम्पोर्ट में तकरीबन 13% का तेज़ रफ्तार इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से तिजारती खसारा 19% तक बढ़ गया है। माशी माहिरीन के मुताबिक तिजारत का खसारा 19% तक बढ़ना तशवीशनाक सूरत हाल है। मुल्क की तरक्की में प्राइवेट सेक्टर का बहुत अहम किरदार होता है। प्राइवेट सेक्टर सरमायाकारी करेगा तो मुल्क में इंडस्ट्रीज चलेंगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा, ज़र मुबादला के ज़खायर और मज़ीद बेहतर होंगे। लेकिन इस वक्त मुल्क में प्राइवेट सेक्टर सख्त परेशानी का शिकार है और उसमें कमर्शियल बैंक्स का बड़ा अहम किरदार है। कमर्शियल बैंक्स की जानिब से प्राइवेट सेक्टर को कर्जे नहीं दिए जा रहे, जिसकी वजह से मुल्क की मईशत की रफ्तार सुस्त हो रही है। हुकूमत की जानिब से
माशी मार्केट में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए एडवांस टू डिपॉजिट पॉलिसी नाफिज की गई, जिसके तहत बैंक्स प्राइवेट सेक्टर को 50% कर्ज देने के पाबंद थे। लेकिन बैंक्स की जानिब से ADR को मेंटेन नहीं किया गया। बैंक्स ने प्राइवेट सेक्टर को कर्ज देने के बजाय स्टॉक एक्सचेंज और हुकूमती सिक्योरिटीज़ में सरमायाकारी की, जिसकी वजह से बैंक्स ADR 50% करने में नाकाम रहे। हुकूमत की जानिब से ADR को बैलेंस रखने के लिए और निजी माशी सरगर्मियों को फ़रोग देने के लिए बैंक से इजाफी इनकम टैक्स लेने की हिकमत अमली अपनाई गई, जिसके तहत बैंक से 197 अरब टैक्स वसूल किया जाना था। लेकिन बैंक्स ने इजाफी इनकम टैक्स से बचने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया और ADR को मैनेज करने के लिए 1 बिलियन से 5 बिलियन के डिपॉजिट्स पर इजाफी 5% फीस आयद कर दी, जिससे प्राइवेट सेक्टर की और हौसला शिकनी हुई। हम प्रोग्राम तज्जिया में मुसलसल 15 नवंबर से इस मामले को उठा रहे हैं। 21 नवंबर 2024 को मैंने इस प्रोग्राम में सबसे पहले खबर ब्रेक की थी कि बैंक्स की जानिब से एक सादे से नोटिफिकेशन के जरिए आगाह कर दिया गया है कि बैंक्स 1 मिलियन डिपॉजिट वाले अकाउंट्स पर इजाफी फीस वसूल करेंगे। बैंक अल-फलाह की जानिब से 15 नवंबर को माहाना फीस आयद की गई। हबीब बैंक लिमिटेड और बैंक ऑफ पंजाब की जानिब से 18 नवंबर को इजाफी फीस का ऐलान किया गया। मीज़ान बैंक लिमिटेड मुनाफे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक है, जिसने 1 बिलियन रुपए से ज्यादा रखने वाले अकाउंट्स पर 5% फीस आयद कर दी है। MCB बैंक लिमिटेड ने 5% माहाना फीस तमाम चेकिंग अकाउंट्स जिसमें सेविंग और करंट अकाउंट शामिल है उनसे वसूल की जाएगी। फैसल बैंक की जानिब से भी 5 बिलियन रुपए डिपॉजिट्स पर 5% फीस आयद कर दी गई है। अस्करी बैंक ने 1 बिलियन रुपए पर 5% इजाफी फीस आयद की है। इस खबर का असर यह हुआ कि आज 2 बड़े बैंक्स ने, जिसमें मीज़ान बैंक लिमिटेड और बैंक अल-फलाह शामिल हैं, इन दोनों बैंक्स ने अलग अलग नोटिस जारी करके हाई वैल्यू डिपॉजिट्स पर आयद की गई इजाफी फीस वापस ले ली है। 12 नवंबर को बैंक अल-फलाह की जानिब से और 20 नवंबर 2024 को मीज़ान बैंक ने अपने शेड्यूल ऑफ चार्जेस में तरमीम का ऐलान किया था, जिस पर प्राइवेट सेक्टर सख्त तशवीश में मुब्तला था। बहरहाल अब 2 बैंक्स ने ये अपने नोटिस को वापस लिया है, विड्रॉ किया अपनी फीस को। अब देखना है कि बाकी बैंक्स कितना तेज़ी के साथ इनको फॉलो करते हैं, और जैसे जैसे तमाम बैंक्स फॉलो करेंगे तो प्राइवेट सेक्टर पर से और जो बड़े डिपॉजिट वाले अकाउंट्स हैं उन पर से ये बोझ फिर खत्म हो जाएगा। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। मियां जाहिद हुसैन साहब हमारे मुल्क के एक मारूफ बिजनेसमैन हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब एक लंबे अरसे से हम भी इस पर बात करते आ रहे थे। बैंक्स ने जो इजाफी फीस लगा दी थी, जो ADR का इशू था, अब बहरहाल कम से कम 2 बैंक्स ने उस फीस को वापस लिया। उम्मीद है कि बाकी बैंक्स भी ये जो हाई वैल्यू अकाउंट्स हैं उन पर डिपॉजिट्स पर अपनी फीस को वापस लेंगे। तो जो प्राइवेट सेक्टर की हौसला शिकनी हम पिछले कुछ हफ्तों से देख रहे थे, खासतौर पर बैंक्स की तरफ से, अब बहरहाल ये एक बेहतर इकदाम है, इससे हमारी ओवरऑल इकॉनमी को भी ग्रो करने में मदद मिल सकेगी। जी बहुत शुक्रिया। असल में ये जो कदम उठाया था बैंक्स ने, अचानक ही ये एक चीज़ सामने आई थी और उसमें ये सामने आया था कि बैंक्स ये चाहते हैं, या स्टेट बैंक ये चाहता है एज ए रेगुलेटर, कि जो 3 ट्रिलियन रुपए के जो लोगों के डिपॉजिट्स हैं बैंकों में, वो उनके ऊपर चूंकि इजाफी फीस लगेगी, तो ताकि वो लोग बैंकों से रकम निकाल के और मार्केट में इन्वेस्ट करें। ये उसका मकसद था। लेकिन अब ज़ाहिर है कि उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो एक सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, और एक सेफ इन्वेस्टमेंट का मतलब ये भी है कि पहले गवर्नमेंट का जो मार्कअप था वो वेरी हाई साइड पे था, तो उस वजह से लोगों को स्क्रीन के ऊपर अच्छे खासे पैसे बचते थे। तो लोग मार्केट में इन्वेस्ट करने की बजाय उसको चाहते थे कि वो बैंक्स में एज डिपॉजिट रखें। तो अब उसमें ये कदम इसीलिए उठाया गया था कि ताकि लोग अपने पैसे बैंकों में रखने की बजाय मार्केट में इन्वेस्ट करें। अब जाहिर है कि इसमें इस तरह के इकदाम जो हैं वो बिजनेस कम्युनिटी के लिए डिस्करेजिंग होते हैं। ये तो ऐसा है ना कि जिसकी जो मर्जी है, चाहे वो बैंक्स में डिपॉजिट करे चाहे मार्केट में रखे, तो गवर्नमेंट को या बैंक्स को एटलीस्ट आई डोंट थिंक कि इसकी कोई रिक्वायरमेंट है। और इनको ये अगर ये जैसे आपने कहा कि एक्स्ट्रा फीस जो थी वो इनमें वापस ले ली है, तो आई थिंक दिस इज अ गुड स्टेप। और साहब, जिस तरह ये इस इजाफी फीस को वापस लिया जा रहा है, उसी तरह अपने ADR परसेंटेज को भी अगर 50% से बैंक्स ले जाने में कामयाब होते हैं, तो ये भी बहरहाल एक अच्छी कोशिश होगी। चूँकि पिछले 1 महीने में हमने कुछ ग्रोथ तो देखी है बैंकिंग के ADR परसेंटेज में, लेकिन ज़ाहिर है दूसरी तरफ चूँकि अब वो मामला अदालत भी चला गया है, तो कुछ बैंक्स इसलिए भी इत्मीनान से बैठे होंगे कि शायद अदालत से उनके हक़ में ये फैसला आ जाए तो उन्हें अपनी वो परसेंटेज बढ़ानी ना पड़े। छोटे बैंक्स इस दौड़ में हमें आगे दिखाई दे रहे हैं ADR परसेंटेज को 50% से ऊपर ले जाते हुए, और जो बड़े बड़े बैंक्स हैं वो हम देख रहे हैं कि कोई 30% से नीचे है, कोई 35% से नीचे उनका ADR परसेंटेज है, जो कि बहुत ही लोअर साइड पर है। बहुत तरक्की पजीर ममालिक के ADRs भी हमारे बड़े बड़े बैंक से इस वक्त ज़्यादा हैं। ये आप सही कह रहे हैं।
और अगेन वही बात है कि हमारे अगर जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, जो कि उनका साइज भी बहुत बड़ा है और उनका वॉल्यूम भी बहुत बड़ा है, तो उसमें अगर उनकी परसेंटेज उनको इंक्रीज करनी पड़ती है, तो जैसे आपने कहा कि कोई 30% पे है, तो कोई 25% पे है, कोई 35% पे है, तो जाहिर है कि उस हिसाब से उन्हें वॉल्यूम भी बहुत बड़ा है उनका, और उस हिसाब से फिर उन्हें उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो लेट अस होप के लिए कोई चीज़ बेहतर हो जाए, लेकिन ये है कि ये पब्लिक की मनी की सिक्योरिटी के लिए रेगुलेटर इस टाइप के कदम उठाता है, जो कि एटलीस्ट प्रोफेशनली आई थिंक इट्स अ गुड स्टेप। और जहाँ तक छोटे बैंक्स हैं, तो उनको जाहिर है कि उनके वॉल्यूम भी कम होते हैं, और उस हिसाब से उन्हें अगर अपने डिपॉजिट रेशियो जो है उसको अगर यानी अप टू द मार्क या अप टू द थ्रेशोल्ड लाने के लिए उनको स्ट्रगल भी बड़े बैंकों की निस्बत थोड़ी कम करनी पड़ती है। और जैसा अब ये ज़ाहिर है, चूँकि हमारी इकोनॉमी को अगर किसी बड़े लेवल पर हमें तेज़ी के साथ ग्रोथ देनी है, तो उसके लिए जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसकी बड़ी अहमियत होती है। हम बहुत सारे ममालिक के साथ इस वक्त डील कर रहे हैं। अभी आज शाम ही हमने देखा कि बेलारूस के जो प्रेसिडेंट आए हुए थे उनका डेलीगेशन भी वापस गया है। बहुत सारे MOUs साइन हो जाते हैं। हम भी बहुत सारे ममालिक के दौरे करके हमारी हुकूमत आ चुकी है, पूरे डेलीगेशन गए, वापस आए। ये अभी तक इन्वेस्टमेंट आने का सिलसिला क्यों नहीं शुरू हो रहा? अमली तौर पर हम अभी तक मुल्कों को या इंटरनेशनल कंपनीज़ को अपने मुल्क में इन्वेस्ट करते हुए क्यों नहीं देख रहे हैं? ये भी जो करंट फिस्कल ईयर है, इसमें अभी तक हमारे पास जो FDI आई है वो $1.6 बिलियन की आई है, जबकि हम बात तो कर रहे थे $75 अरब की या $100 अरब की, या फिर सऊदी अरब से जो हमारे फ्रीक्वेंट कई विजिट्स हुए उनके भी और हमारे प्राइम मिनिस्टर के भी, तो उसमें उन्होंने $5 बिलियन के हमारे साथ MOU साइन किए थे और हमें कहा था कि हम ये करने जा रहे हैं। तो असल में मैं जो समझता हूँ ज़ाती तौर पे, हो सकता है मेरी राय इतनी दुरुस्त ना हो, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जब पाकिस्तान में बिजली की कीमतें बहुत ज़्यादा होंगी, पाकिस्तान में गैस अवेलेबल नहीं होगी, पाकिस्तान में मार्कअप के रेट्स ज़्यादा होंगे, तो और फिर ये ऊपर से ये जो धरने हैं और इस तरह की जो पॉलिटिक्स है, तो इस किस्म की जो सिचुएशन होगी, तो फॉरेन इन्वेस्टर आने से पहले 100 दफ़ा सोचेगा। तो हमें चाहिए कि कम से कम ये जो इश्यूज हैं, जो एक तो वर्टिकल इश्यूज होते हैं जो स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल होते हैं कि जो तमाम इंडस्ट्रीज के ऊपर होते हैं, वो बिजली की कीमतें हैं, गैस की अवेलेबिलिटी है, लॉ एंड ऑर्डर है, ये चीज़ें जो है एटलीस्ट हमें ठीक करनी चाहिए। उसमें हम FPCCI से भी इसके लिए बहुत आवाज़ उठा रहे हैं कि बिजली की कीमत को 9 सेंट पे लाएं, और आर्मी चीफ ने इस पे कमिटमेंट भी की है रिसेंटली कि 9 सेंट पे बिजली की कीमतें बहुत जल्द आने वाली है। तो ये मैं समझता हूँ कि जैसे ही ये 9 सेंट पे बिजली की कीमतें आएंगी, गैस की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, तो उसके साथ ही आप देखेंगे कि बहुत सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट मुल्क में आना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। मुझे उसकी बड़ी तवक्को है ना। लेकिन अब जाहिर साहब उसके लिए कोई टाइम फ्रेम ऐसा मौजूद है? चूँकि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है हम देख रहे हैं कि जो IPPs के साथ मुज़ाकरात हुकूमत के शुरू हुए थे वो कुछ IPPs तक महदूद होकर रह गए हैं। वो भी जो मुल्की IPPs या जो जिनके एग्रीमेंट्स पुराने हुए हैं, फ़ॉरेन IPPs के साथ मुज़ाकरात करना शायद बहुत मुश्किल है, उनको कन्विंस करना बहुत मुश्किल है। और जिनके साथ एग्रीमेंट्स अभी रिसेंट पास में हुए हैं, तो जिनके रिलेटिवली न्यू एग्रीमेंट्स हैं, तो उनको भी कन्विंस करना बहुत मुश्किल रहेगा। तो ये इसको 9 सेंट पर लेकर आया किस तरह से जाएगा? ये विंटर पैकेज या ये 2-3 महीने के पैकेजेस से तो काम नहीं चलेगा जो हुकूमत वक्तन फ़वक्तन अनाउंस कर रही है। इस वक्त जो गवर्नमेंट ने जो 5 IPPs के साथ एग्रीमेंट जो है वो आइडल पड़े हुए थे, प्लांट चल नहीं रहे थे, तो उनके साथ एग्रीमेंट्स उन्होंने कैंसिल कर दिए हैं। उससे गवर्नमेंट को कोई 300 अरब रुपए की सेविंग होगी। और बाकी जो IPPs हैं उनके साथ भी गवर्नमेंट की एक्टिवली निगोशिएशंस चल रही हैं, और मुझे पूरी तवक्को है कि IPPs के साथ जो इश्यूज हैं हमारे, वो भी थोड़े दिनों में इंशाल्लाह सेटल हो जाएंगे। और इस तरीके से हमें इस साल जो 2100 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट की मद में पे करना है, और अगले साल 2800 अरब रुपए पे करना है, तो होपफुली इसमें बचत हो जाएगी। और आर्मी चीफ भी कराची तशरीफ लाए थे, तो उन्होंने ये बात की थी कि 9 सेंट पे बिजली की कीमत जो है वो जल्द ही आ जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये वाकई ऐसा हो जाता है कि 9 सेंट पे बिजली की कीमत आ जाती है, तो बहुत जल्द हमारे मुल्क में फिर इन्वेस्टमेंट का क्लाइमेट बन जाएगा, और बड़ी इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और लोकल इन्वेस्टमेंट
इंशाल्लाह हम देखेंगे। और जाहिर साहब, ये 9 सेंट पर बिजली इंडस्ट्री को मिलने का मतलब एक्सपोर्ट्स में कितनी ग्रोथ होना है? अभी जो हम 30 या 31 अरब डॉलर पर खड़े हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर 60 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स चाहते हैं, बिजनेस कम्युनिटी 100 अरब डॉलर तक इसको लेना चाहती है, तो प्रैक्टिकली हम कितना अगले 2-4 साल में इसमें ग्रो कर सकेंगे अगर ये 9 सेंट पर बिजली कोई आने वाले 4-5 माह में भी मिल जाती है इंडस्ट्री को? तो देखिए, इस वक्त जो हम जहाँ पे हम खड़े हैं वो तकरीबन कोई 32-32.5 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स इस साल मुतवक्को है, क्योंकि हमारी राइस में भी एक्सपोर्ट बढ़ रही है, हमारी आईटी में एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, हमारी फ्रूट एंड वेजिटेबल में एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, इसी तरीके से कुछ इंपोर्ट हमारी सब्स्टिट्यूट हो रही है। तो और टेक्सटाइल में भी हमारी जो एक्सपोर्ट है कोई 5% के करीब उसमें भी ग्रोथ आई है। तो ओवरऑल तकरीबन इस साल 2.5-3 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट हमारी बढ़ेगी। लेकिन अगर जैसे कि आपने सवाल किया कि अगर 9 सेंट पे बिजली की कीमत आ जाती है तो मैं ये समझता हूँ कि उसके नतीजे में हमारी यानी अगर ये 32.5 अरब डॉलर के अलावा 4-5 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ सकती हैं, प्रोवाइडेड के बिजली की कीमत एक तो 9 सेंट पे आ जाए और दूसरे गैस की अवेलेबिलिटी जो है वो भी ठीक हो जाए। और गैस की प्राइसिंग में जो डिफरेंस है कि जिनके पुराने कनेक्शन है उनको गैस की कीमत कम होती है, जिनके नए कनेक्शन है उसको चूंकि RLNG पे होता है तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। तो उसको भी कोई एवरेज करके एक फार्मूला बनाया जाए ताकि जो मार्केट में न्यू एंट्रेंट्स हैं, नई इंडस्ट्री लगनी है, उनके लिए भी एनवायरनमेंट बन जाए और उनकी फिजिबिलिटी बन जाए। तो इससे फिर ये होगा कि इंडस्ट्री को जंप स्टार्ट मिलेगा। और जैसे कि हमारे मुल्क में एक बड़ी अच्छी तब्दीली आई है वो दैट इज SIFC। तो SIFC के नतीजे में इस वक्त हमारे मुल्क में जो भी पॉलिसी 2-2, 4-4 साल जिन पे अमल नहीं होता था तो अब हफ्ते 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने में उसके ऊपर काम होना शुरू। तो ये एक अच्छा नतीजा है। और फिर ये कि IMF का पैकेज भी हमें मिल चुका है और हम उसके कंप्लाइंट भी हैं। रेवेन्यू टारगेट भी हमारे वज़ीर खजाना ने कहा है कि पूरे हो जाएंगे, आल्दो के उसमें भी शॉर्टफॉल है इस वक्त तक कोई 200 अरब रुपए का, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये पूरे हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है इस हवाले से अगर हम अकाउंट फॉर करें, यानी जैसे एक्सपोर्ट को कहा, बिजली की प्राइसेस ठीक हो जाए, गैस ठीक हो जाए, तो ओवरऑल सिचुएशन मुल्क की इस वक्त अच्छी जा रही है। और मैं समझता हूँ कि इसके नतीजे में हमें अब सिर्फ ये एनवायरनमेंट ठीक करने की जरूरत है। और एक चीज ये जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का जहाँ तक ताल्लुक है, तो वो जो मैं ना मानूं वाले मामलात हैं तो वो भी उन लोगों को भी सोचना चाहिए और उनको चाहिए कि एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें। देखें, इनको किसी ना किसी तरह स्पेस पाँव रखने की जगह तो ले, तो और किसी चीज में तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी के जरिए पाँव रखने की जगह बनाए, सिस्टम में वापस आए, तो उसके नतीजे में लोग इनको वेलकम करेंगे, सिस्टम में आएंगे, मुल्क स्टेबल होगा, मुल्क के रेवेन्यूज बढ़ेंगे, मुल्क की एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। और एक अच्छी बात ये भी है कि इस साल तकरीबन 4-5 अरब डॉलर की हमारी फॉरेन रेमिटेंस भी बढ़ने की है और हमारा अकाउंट डेफिसिट है वो ऑलमोस्ट इस वक्त 0 है, जो कि पहले एनुअली अगर देखा जाए तो तकरीबन 18 अरब डॉलर हुआ करता था। तो वो भी होपफुली के वो 0 हो जाएगा। तो सारी चीजें बेहतरीन है और मैं समझता हूँ कि हमारी इकोनॉमी जो है दिस इज ऑल सेट टू राइज अगेन। और हमें चाहिए कि अब हम अपने मामला को इन हाउस हम अपनी चीज़ों को ठीक कर लें। तो जाहिर साहब, एक आखिरी सवाल है अभी सिलसिले का कि ये अभी इस वक्त जो मैक्रो इंडिकेटर्स हम देख रहे हैं वो सब अंडर कंट्रोल हैं, पॉजिटिविटी की तरफ गामजन है, एक आहिस्तगी के साथ एक इस्तेहकाम की जानिब हम जा रहे हैं, लेकिन इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट ये मुंतकिल होना कब तक शुरू होंगी माइक्रो लेवल तक, यानी इसके असरात एक आम आदमी तक बेहतरी की सूरत में कब और किस तरह पहुँचना शुरू होंगे? देखिए, आम आदमी तक जो असरात इसके पहुँच रहे हैं या पहुंचना शुरू होंगे, उसके एग्जाम्पल आप इससे ले सकते हैं कि हमारे यहाँ इन्फ्लेशन का रेट था 38%, जो कि अब आ गया है वो तकरीबन 7-8% पे। तो इसका मतलब ये है कि जो रोजमर्रा की अशिया में लोगों को रोजाना जब मार्केट में जाते थे तो उन्हें प्राइसेस हाई मिलती थी और बहुत ज्यादा हाई होती थी, अब वो उसमें थम गया है। तो गरीब आदमी या आम आदमी को एक ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट तो इमीडिएटली मिलना शुरू हो गया है। दूसरी बात यह कि अगर हमारी इस साल 36 अरब डॉलर की फॉरेन रेमिटेंस होगी तो 36 अरब डॉलर का मतलब यह है कि कोई 10-10.5 हज़ार अरब रुपए पाकिस्तानी, तो वो 10.5 हज़ार अरब रुपए जो हैं वो भी हमारी जो मिडिल क्लास है
उनके पास वो पैसे आते हैं और वो अपनी स्पेंडिंग करते हैं, तो वो इस लिहाज से वो भी कदरे, मैं ये तो नहीं कह रहा कि वो अमीर आदमी है, लेकिन वो अपने गुजर बसर बड़े अच्छे अंदाज से करते हैं। इसी तरीके से अगर हमारी एक्सपोर्ट्स में 3-4 अरब डॉलर का इजाफा होता है, तो इसका मतलब है कि 1200 अरब रुपए हमारी इकॉनमी में वो भी आम आदमी तक मुंतकिल होंगे। इसी तरीके से अगर ग्रोथ इस साल जो आई है एग्रीकल्चर में, वो आई है 6.5%, तो इसका मतलब यह है कि 15 अरब डॉलर यानी 4-4.5 हज़ार अरब रुपए वो हमारी एग्रीकल्चर इकॉनमी में इंजेक्ट हुए हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये इंडिकेशन है कि आम आदमी तक चले उतना नहीं तो लेकिन थोड़ा बहुत असरात उसके पहुंचना शुरू हो गए हैं। तो यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि इकॉनमी की जैसे जैसे फिर चीजें बेहतर होती हैं तो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जाहिर है कि वो पब्लिक तक ही पहुंचते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मियां जाहिद हुसैन साहब, मारूफ सनतकार हमारे साथ मौजूद थे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक और अहम मौजू के साथ हाजिर होंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। हुकूमत एक नई मुश्किल में फंस गई है। चीन की सबसे बड़ी कंपनीज में शुमार होने वाली कंपनी सेंचुरी स्टील ग्रुप ने अपना कारोबार बंद करने और पाकिस्तान से सरमायाकारी वापस ले जाने की वार्निंग दे दी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चीनी कंपनी की तमाम शिकायत को दूर करने के लिए वजीर निजकारी और सरमायाकारी अलीम खान की सरबराही में कमेटी तश्कील दी है, जिसमें वफाकी और सूबाई हुकूमत के दीगर अरकान भी शामिल हैं। सेंचुरी स्टील ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने वजीर आजम पाकिस्तान को एक खत के जरिए आगाह किया है कि चाइना सेंचुरी स्टील ग्रुप अफसोस के साथ आगाह करता है कि उन्होंने कई मसाइल की वजह से पाकिस्तान में अपना कारोबार खत्म करने और अपना प्रोजेक्ट वापस लेने का फैसला किया है। खत में यह भी कहा गया है कि हुकूमत पाकिस्तान के लिए यह हमारा आखिरी नोटिस होगा और अगर फौरी तौर पर मसाइल का हल ना निकाला गया तो हम खुसूसी इख्तिसादी जोन से अपने प्लांट ख़त्म करना शुरू कर देंगे। अब ख़त में कंपनी ने लिखा है कि वो बड़े ख्वाब लेकर पाकिस्तान आए और 3 मरहलों में सूबा KP में पहले सीपैक रशकई खुसूसी जोन में सबसे बड़ी स्टील मिल लगाने का मंसूबा बनाया। मंसूबे के पहले मरहले की सरमायाकारी $82 मिलियन है। फिर बकिया 2 मरहलों से पाकिस्तान में $200 मिलियन से ज़्यादा की सरमायाकारी स्टेट ऑफ द आर्ट स्टील टेक्नोलॉजी चीन से पाकिस्तान मुंतकिल करके स्टील मसनूआत की पैदावार के लिए आएगी, जिसके बाद स्टील मसनूआत की सलाहियत 5 सालों में 1.5 मिलियन टन तक पहुंच जाएगी। हुकूमत ने IMF से $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम के बदले IMF की कड़ी शराइत पर दस्तखत किए थे। IMF की शर्त थी कि हुकूमत अब कोई नया खुसूसी इकोनॉमिक जोन या एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कायम नहीं करेगी और ना ही पहले से कायम जोन्स को उनकी मुद्दत पूरी होने के बाद मजीद कोई मुराद देंगे। IMF की इस शर्त से पाकिस्तान स्टील मिल की ज़मीन पर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाने का हुकूमती मनसूबा भी खटाई में पड़ गया है। हुकूमत के IMF के साथ मुआहदे के तहत पाकिस्तान ने जून 2025 तक खुसूसी इख्तिसादी जोन्स को मुराद की मरहलावार ख़त्म करने की मनसूबाबंदी तैयार करने की जिम्मेदारी कबूल की है और हुकूमत जून 2025 तक एक मनसूबा तैयार करेगी और खुसूसी इख्तिसादी जोन्स की तमाम मौजूदा मुराद को 2035 तक मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए एक तखमीने पर मबनी अमल दरामद तय करेगी। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बनाई गई कमेटी के सरबराह वफाकी वज़ीर बराए सरमायाकारी और निजकारी अलीम खान ने एक इजलास की सदारत करते हुए ये हिदायत जारी की हैं कि खुसूसी इख्तिसादी जोन्स और खैबर पख्तूनख्वा के सनती जोन्स के मसाइल फौरी हल किए जाएँ। अलीम खान ने कौमी ग्रिड से इन जोन्स को 3 दिन के अंदर बिजली के कनेक्शन फराम करने की भी हिदायत जारी की है। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को सरमायाकारों के मसाइल हल करने के लिए एक फोकल पर्सन तैनात करने और सरमायाकारों को दरपेश तमाम पेचीदगियों और खदशात को दूर करने के लिए मौसर इकदाम करने का हुक्म दिया। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या फंड ने खुसूसी इख्तिसादी जोन्स को किसी भी किस्म की सहूलियत या मराद देने से मना नहीं किया था? क्या इस तरह का कोई भी अमल IMF प्रोग्राम की शराइत के ख़िलाफ़ तो नहीं होगा? और क्या अलीम खान की जो हिदायत हैं या मुतालबात हैं क्या वो काबिल अमल इस सूरत हाल में हैं भी या नहीं? ये तमाम सवालात हम रखेंगे। हारून शरीफ साहब के सामने हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक वज़ीर सरमायाकारी हैं, माशी मामलात पर और ख़ास तौर पर जो सरमायाकारी के मामलात हैं उस पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। बहुत शुक्रिया हारून साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब अगर एक तरफ एक बड़ा हमारा पार्टनर है चीन और उसकी एक बड़ी कंपनी है जो कि इस वक्त ज़ाहिर है कुछ इंसेंटिव्स चाहती है और एक तरफ IMF का प्रोग्राम है जिसमें हम जो स्पेशल इकनॉमिक जोन्स हैं अब हम उसको नहीं तरतीब दे सकते, उसमें हम कोई मुराद नहीं दे सकते, तो आपको लगता है कि एक बड़ी मुश्किल में फंस गई है इस वक्त हुकूमत? कैसे डील करेगी इन मामलात? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, बिफोर इसको हम डिस्कस करें IMF को वर्सेस इकोनॉमिक जोन्स को, एक तो चीज़ें हमें जहन में रखनी है कि जब हम इकोनॉमिक जोन बनाते हैं तो जो हमारी प्लानिंग का फेलियर है हम उसको समझ नहीं पाते हैं। हमारा ख्याल है कि हम सिर्फ टैक्स इंसेंटिव्स दे देंगे
या कुछ जो आपका रॉ मटेरियल आता जाता है उसको सब्सिडाइज कर देंगे, सस्ते कर्जे दे देंगे। जबकि पूरी दुनिया में इकोनॉमिक जोन्स जो चलते हैं वो वन स्टॉप शॉप पे चलते हैं। जैसे शिप होता है, एक शिप के अंदर सब फैसिलिटीज मिलती हैं अनइंटरप्टेड, बिजली, पानी, गैस, कस्टम्स, फाइनेंसिंग, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। एक तो उसका पूरा पैकेज होता है। जो हमारे इकोनॉमिक जोन एक तो बनाए गए हैं, इकोनॉमिक जोन वहां कामयाब होता है जहां मंडियों से कनेक्टेड होता है। रशकई और जो बोस्तान है बलूचिस्तान का, वो मंडियों से कनेक्टेड नहीं है। तो क्योंकि सूबे को हर एक को देना था, तो सूबाइयत की बुनियाद पर हमने हर सूबे को एक एक इकोनॉमिक जोन एलोकेट कर दिया। अब मैं आता हूं आपके सवाल पे। देखिए, पहले तो ये समझें कि आईएमएफ क्या कह रहा है। आईएमएफ कहता है कि आप डिस्टॉर्शंस खत्म करें। इसका मतलब ये है कि आप किसी सेक्टर को या किसी कंपनी को या किसी मुल्क को खसूसी मराहत नहीं दे सकते, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दीजिए। अच्छा, हमने जो मराहत दी हुई हैं वो सूबों के साथ प्रॉपरली निगोशिएटेड नहीं है। हमने सस्ते बैंकिंग के वादे किए हुए हैं। हमने जो फ्रेट कराची से आता है, खासतौर पर रशाकई का फासला ज्यादा है, हमने कहा सूबा उसको सब्सिडाइज करेगा। ये सारी चीजें फेडरेशन और सूबे की बड़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन से होती है। और वो कोऑर्डिनेशन जब मैं इसको लीड कर रहा था, मैंने तब भी निशानदेही की कि ये इंसेंटिव सही तरह डिजाइन नहीं किए गए हैं। तीसरी चीज है सबसे बड़ी, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। क्योंकि हम अगर कंपनियों के छोटे छोटे मसले मसाइल अदालतों में जाने शुरू हो जाएंगे तो वो तो फिर कभी हल नहीं होते। तो इकोनॉमिक जोन्स का एक आपको सिस्टम बनाना पड़ता है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का, ताकि काम तो एक हमें अपना इसका एक तज्जिया करना चाहिए कि क्यों कंपनियां फ्रस्ट्रेटेड हो रही हैं वहां पे, उनको वन स्टॉप शॉप नहीं मिल रहा है। इंसेंटिव्स तो बाद की बात है। सेंचुरी स्टील बड़ा अनफॉर्चुनेट एक ये इवेंट हुआ है कि उनको एक्सट्रीम मैयर लेना पड़ रहा है। लेकिन ये हमारे लिए ये है कि जब सूबे बनाते हैं, इकोनॉमिक जोन बाय द वे सूबा बनाता है और फेडरेशन ज्यादातर इंसेंटिव देती है, बिजली, पानी, गैस फेडरेशन का जिम्मा है, टैक्सेशन। सूबा जो है वो इकोनॉमिक जोन को एज अ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट देखता है। वो प्लॉट बनाते हैं, बेच देते हैं। ये कोई कोहेरेंस हमारा तरीका नहीं है कि हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है। राय मेरी ये है कि गवर्नेंस बदली जाए, इकोनॉमिक जोन को प्राइवेट सेक्टर को दिया जाए जिनको ये चलाना आता है। गवर्नमेंट जरा स्टेप बैक करे और गारंटीड जो आपकी हैं इंसेंटिव्स, उनको आप आलमी इदारों के साथ कंसल्ट करके एक फाइनल पैकेज फॉरवर्ड करें। सही। तो अब भानु साहब, ज़ाहिर है ये 200 मिलियन की मज़ीद अभी इन्वेस्टमेंट भी ये लेकर आ रही थी कंपनी, फिर जो हमारी स्टील की प्रोडक्शन थी, क्वालिटी प्रोडक्शन, उसमें भी अभी इजाफा होना था। तो इतने क्रिटिकल मौके पर क्या हम एक ऐसी कंपनी को अभी लूज़ कर सकते हैं? और ज़ाहिर है कि दूसरी तरफ उनकी डिमांड्स को भी पूरा करना बहुत मुश्किल है, चूँकि अभी नए नए IMF के साथ नेगोशिएशन कामयाब करके प्रोग्राम हासिल करने में कामयाब हुए हैं। अब ये वे आउट इस वक्त होगा क्या, ऐसा सूटेबल वे आउट कि वो कंपनी भी पाकिस्तान में रह जाए और IMF की कंडीशंस भी हम पूरी करने में कामयाब हो जाएं? जी, इसका वे आउट ये है कि प्रोफेशनल लोगों के लिए जगह क्रिएट की जाए। सियासी लोगों का ये मसला नहीं है, ना उनको समझ आता है, ना आएगा, ना सिविल सर्वेंट्स ब्यूरोक्रेट की ये समझ है। जिन लोगों ने ये ग्लोबली, जिनको इकोनॉमिक आर्गूमेंट IMF का समझ आता है, जिन लोगों को ग्लोबल इकोनॉमिक जोन्स की समझ है, जो चीन को समझते हैं, वो बैठ के एक पैकेज बनाएं जो सारी पार्टियों के साथ मीडिएट करके एक एग्रीमेंट दिया जाए। अगर बिजनेस एज यूजुअल करेंगे, जिन लोगों ने, जिनको समझ ही नहीं है, जो बेसिकली प्लॉट बेच के पैसे बना रहे हैं इकोनॉमिक जोन के ऊपर, और उनको एज अ टूल टू डेवलप इंडस्ट्री नहीं देख रहे हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं है, वुज़रा के पास कोई तजर्बा नहीं है, फिर ये चीज़ें गाड़ी नहीं चलेगी। आई थिंक अर्जेंट नीड ये जो कमेटियां वजीरों की बना रहे हैं, उसकी बजाय अगर प्रोफेशनल्स की बनाई जाती, जिन पे मार्केट भी एतबार करती, इंटरनेशनल इदारे भी एतबार करते, तो एक वर्केबल सोल्यूशन निकाला जा सकता है। कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको समझ होनी चाहिए कि चीन का इंसेंटिव क्या है, एंटरप्राइज का क्या है, इकोनॉमिक जोन के फ्लॉज क्या है, और IMF कह क्या रहा है। देखिए ना, ये आप उसको फेस वैल्यू पे नहीं ले, आप आर्गुमेंट समझे कि IMF ये आर्गुमेंट कहां से ला रहा है और उसको कैसे डील करना है।
और ये अभी ज़ाहिर है हारून साहब, एक कंपनी का प्रेसिडेंट अगर ऐसा सेट हो जाएगा तो एक कंपनी के रिजर्वेशन है, अगर इन्हीं की तरह भी बाकी जो इंटरनेशनल कंपनीज जिनकी पाकिस्तान में है इन्वेस्टमेंट, अगर वो भी इसी तरह की डिमांड्स के साथ इस वक्त सामने आ गई तो हम किसी भी कंपनी को लाते वक्त उसकी भी सारी डिमांड्स को हम एग्री कर लेते हैं, और जब हम IMF के पास जाते हैं उनकी भी हम सारी डिमांड्स को हम मान लेते हैं। उस वक्त हम ये सोचते ही नहीं कि जब तजाद पैदा होगा दरमियान में तो हम कैसे उस वक्त मामलात को डील कर सकेंगे। तो उस डीलिंग के वक्त भी ये सारी चीज़ें काबिल गौर होनी चाहिए, सामने होनी चाहिए, ताकि फिर बाद में इस तरह के हालात ना पैदा हों। जी, बहुत सालों से हमें आदत पड़ी हुई है कि हम ना IMF का प्रोग्राम कंप्लीट करते हैं, ना इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को ऑनर करते हैं, और इन चीज़ों को अपनी जियोपॉलिटिकल तल्लुकात के ऊपर हल करने की कोशिश करते हैं। अब हमें बड़े रूड शॉक्स मिल रहे हैं, लेकिन हम उस माइंडसेट से निकल नहीं पा रहे हैं। देखिए, ये कमर्शियल डील्स हैं, इसके अंदर इकोनॉमिक्स है, इसके अंदर फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग के इश्यूज हैं, इसके अंदर आपकी पब्लिक पॉलिसी के इश्यूज हैं। देखिए, अगर तो हुकूमत इन्वेस्टमेंट के मुतल्लक और इन इदारों के मुतल्लक संजीदा है, फिर उनको कुछ ऐसे लोग लगाने चाहिए और उनको फ्री हैंड देना चाहिए कि वो इसको डिलीवर कर सकें। ये मैं फिर से अर्ज कर रहा हूं, ये सियासत का या वजारतों का या डिपार्टमेंट्स का काम नहीं है। ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट गवर्नेंस है, जिसको पता हो कि ताइवान में कैसे चल रहे हैं, जिसको पता हो कि वियतनाम कैसे आगे गया है, ये चीजें। और इसके लिए आपको बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी चाहिए। हैंडसम आप पैकेज के ऊपर ग्लोबल स्टेचर के लोग लाएं, लेकिन उनको स्पेस दें। अगर ब्यूरोक्रेट उनको सेकंड गेस करते रहेंगे और अपने तरीके से हल करेंगे तो ये बैकफायर करता जाएगा और ये बहुत बड़ा फेलुअर है। देखें, ये हमारे एम्बेसडर्स हैं जो यहाँ आते हैं। अगर ये अच्छा वर्ड फैलाएंगे तो और आएंगे। अगर ये बताएंगे कि हम मुल्क में गए थे, वो ऑनर ही नहीं कर पाए कमिटमेंट्स, हमसे ना स्किल्स दे सके, ना लोग दे सके, ना बिजली दे सके, तो फिर और कौन आएगा। और ये बाहर की नहीं, मैं लोकल की भी बात कर रहा हूं। इन्वेस्टर का कोई मजहब नहीं होता है। देखिए, इन चीजों को अगर तो तरजीह देनी है तो फिर संजीदा आपको प्रोफेशनल्स को ये डेलीगेट करना पड़ेगा। ये हुकूमत की वजारतों का काम नहीं है इनको चलाना। और हारून साहब, अभी तो IMF का प्रोग्राम शुरू ही हुआ है, अभी तो पहली किस्त भी नहीं आई, अभी ये 3 साल गुजरने हैं, और इन 3 सालों में ये स्पेशल इकनॉमिक जोन वाली जो एक कंडीशन लागू कर दी गई है हमारी हुकूमत पर, या हुकूमत ने उस पर एग्री कर लिया है, ये कितना डैमेज क्रिएट कर सकती है इन 3 सालों के दरमियान? जी, हुकूमत की डेस्परेशन है। वो तो एक ट्रांच लेने के लिए सब कुछ साइन कर देते हैं उसकी रेपकशन देखे बगैर। देखिए ना, अगर IMF ने आपसे कहा कि हमारे हिसाब से इकोनॉमिक जोन में कुछ डिस्टॉर्शंस आ रही हैं, आपका काम था कि आप 4 टेक्निकल PhDs के थ्रू वर्किंग पेपर्स रखते कि जी ये डिस्टॉर्शंस नहीं है, या अगर हैं तो हम ये 4 ऑप्शंस देते हैं, बताइए क्या करना है। अगर आप आंखें बंद करके साइन कर देंगे तो आप तो दलदल में धंसते चले जाएंगे। यहां मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो इन चीजों की अहल नहीं है, क्योंकि बहुत सालों से हम पेटनेज पे चल रहे हैं। हमें कभी हम अफगान वॉर के पार्टनर होते हैं, कभी कोल्ड वॉर के होते हैं, हमें उस पे वेवर मिलते रहे। अब हमें नहीं मिल रहे हैं। हमें मेहनत करनी पड़ेगी और जिन लोगों को समझ है उनको सामने लाना पड़ेगा, क्योंकि ये काम बहुत टेक्निकल काम है। हमारे लिए मुश्किल से मुश्किल होता चला जा रहा है, क्योंकि IMF की ट्रांच लेने के लिए बगैर होमवर्क किए हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के रिवाइवल को धचका देते जा रहे हैं। देखिए, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ रिवाइवल नहीं होगी तो आप तो कभी भी IMF से नहीं निकल पाएंगे। ना आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे, ना फॉरेन एक्सचेंज कमा पाएंगे, ना जॉब क्रिएट कर पाएंगे। तो आप तो बेल आउट पे बेल आउट लेते रहेंगे। ये एक बड़ा आर्ट है। ये हमारी करंट जो पॉलिटिकल एलीट है, ये उनके बस का रोग नहीं है। उनका काम सिर्फ एक डायरेक्शन देके स्पेस क्रिएट करना है इंस्टीट्यूशंस की, और पाकिस्तान के अंदर दुनिया भर में पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स बैठे हैं, आगे कोई नहीं आता क्योंकि उनको ब्यूरोक्रेसी चलने नहीं देती। अगर आप उनको लाएं, इसके हल भी निकालेंगे। हमारा पूरा फाइनेंशियल सेक्टर जो है इस वक्त वो गवर्नमेंट को कर्जे देके पैसे कमा रहा है। देखिए, जो बाहर से कंपनियां आती हैं उनको लॉन्ग टर्म डेट भी चाहिए, ट्रेड फाइनेंसिंग भी चाहिए, रॉ मटेरियल के लिए भी चाहिए। हमारे कमर्शियल बैंक तो वो रिस्क लेने पे तैयार ही नहीं है।
ये स्ट्रक्चर्स ठीक करने पड़ेंगे तो इंडस्ट्री को इंसेंटिव पैदा होना शुरू होगा। और हम सब ये स्ट्रक्चर तभी ठीक होंगे जब ये कम से कम जो 5-6 ऐसी मिनिस्ट्रीज जो कि डायरेक्टली मुल्क की इकोनॉमी से कनेक्टेड हैं, जिसमें फाइनेंस भी है, प्राइवेटाइजेशन भी है, प्लानिंग भी है, तो उनके जब मिनिस्टर्स फिर वो टेक्नोक्रेट्स हों। अब हमने फाइनेंस मिनिस्ट्री तो दे दी औरंगजेब साहब को, जो कि एक टेक्नोक्रेट है, रिवायती सियासतदान नहीं है, लेकिन बाकी मिनिस्ट्रीज तो अभी भी हम रिवायती सियासतदानों के पास ही देख रहे हैं। जी, हमें मिनिस्टर्स नहीं चाहिए। जो मिनिस्टर्स हैं आप जिसको मर्जी लगाएं, लेकिन मिनिस्टर का काम ये इंस्टीट्यूशनल माइक्रो मैनेजमेंट नहीं है। मिनिस्टर के नीचे आपको इदारे देने हैं जो इंडिपेंडेंट हो, जो डिलीवर करें। मिनिस्टर का काम है उनसे आउटकम पूछना, उनसे यह पूछना नहीं है कि मैं कमेटी बना के मैं हल करता हूं। देखिए ना, मिनिस्टर का काम सियासी कंसेंसस पैदा करना है, मिनिस्टर का काम कैबिनेट के अंदर पॉलिसी को प्रेजेंट करना है, लेकिन बनाना उसका काम नहीं है। ये मैं हमारे जैसे जो टेक्नोक्रेट्स हैं, हमें वजीर नहीं लगना चाहिए, लेकिन हमें इंडिपेंडेंट स्पेस चाहिए जहां मार्केट को पता हो कि आपकी बात मानी जा रही है और सियासतदान जो है वो माइक्रो मैनेज नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब सियासतदान हर मिनिस्ट्री को एज ए प्रोजेक्ट देखेंगे कि ये प्रोजेक्ट बनाना है, बजट कितना चाहिए, वहां पर मामला बिगड़ता है। मिनिस्ट्री ऑफ ऑनेस्टली जो हमारी इंडस्ट्री की मिनिस्ट्री है और टेक्सटाइल की एक अलहदा खोली हुई है, कॉमर्स की खोली हुई है, इनको बंद करें, एक लीन मिनिस्ट्री बनाएं, तगड़ा सियासतदान वजीर लगाएं, नीचे उनको आप जगह दीजिए लोगों को और इदारों को डेलीगेट करें। अभी तो हर अपॉइंटमेंट भी आपने जनरल मैनेजर लगाना होता है, वो भी प्राइम मिनिस्टर के पास जाती है। देखिए ना, जब तक आप डेलीगेट नहीं करेंगे प्रोफेशनल्स को, एचआर फर्म्स को, तब तक प्रोफेशनल्स सामने नहीं आएगा। अगर स्पेस नहीं देंगे तो आप नोबेल लॉरिएट को ले आए, वो भी कुछ डिलीवर नहीं कर पाएगा। देखिए, अभी आपने देखा, वो हमारा दोस्त है स्टेफान, जो ऑक्सफोर्ड से आया था, उसने प्रोग्राम बनाया था एक अपना रिपोर्ट, वो कहां गई? सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से कि आप प्रोफेशनल को बुलाते हैं, उसको इज्जत भी नहीं देते, सुनते भी नहीं है, तो वो स्पेस इस वक्त लैगिंग है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब, साबिक वजीर सरमायाकारी, हमारे साथ मौजूद। सुनिए, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।